आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, राजनीतिक सिद्धांत के परिचय। थोड़ा सा मुश्किल है। कई बार वर्कशॉप में जब हम साथी अध्यापक मिलते हैं, डिस्कस करते हैं कि फ़र्स्ट चैप्टर को हम दोनों क्लासेज में 11th 12th में सबसे टफ मानते हैं। तो आज कोशिश की गई है इसे सरल ढंग से समझाने की। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ जाएगा। वीडियो में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत ही सीमित साधनों से मैंने शुरुआत की, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो हम शुरू करते हैं राजनीतिक सिद्धांत के परिचय। राजनीतिक सिद्धांत और राजनीति को समझने से पहले कुछ शब्दों का अर्थ जानना जरूरी है। एक राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी के लिए, अध्यापक के लिए, दार्शनिक के लिए, राजनीतिक वैज्ञानिक के लिए इन शब्दों के टेक्निकल अर्थ जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे की जगह दूसरे वर्ड का हम प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रांत है, राज्य है, राष्ट्र है और देश है। ये चारों अलग अलग हैं। अगर हम मीडिया को छोड़ें, आम बोलचाल को छोड़ें, भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में भी भारत को राज्य भी कहा गया है, राष्ट्र भी कहा गया है और देश भी कहा गया है। मीन्स एक दूसरे की जगह इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन सारी संस्थाओं को हमें समझना जरूरी है। इसके साथ ही एक समाज है बट जिसे हमें समझना जरूरी है। इन सारी चीज़ों को समझकर ही हम राजनीतिक सिद्धांत को समझ पाएंगे। प्रांत है या प्रदेश है, आई थिंक इसको सभी समझते हैं। प्रांत क्या, संघ की इकाइयाँ, जहाँ पर संघीय शासन प्रणाली होती है। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इकाइयाँ बनाई जाती है, क्षेत्र बनाए जाते हैं, जिन्हें हम प्रांत या प्रदेश कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे भारत में आज के अगर हम बात करें तो भारत में संघ में इकाइयाँ हैं 28, तो स्टेट हैं और 8 यूटी हैं या सेंट्रल स्टेट हैं। अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिकी संघ में 50 इकाइयाँ हैं, या उन्हें हम प्रदेश कह सकते हैं, प्रांत कह सकते हैं। ये क्लियर है, मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। फिर हम बात करते हैं राज्य क्या है। राज्य से पहले आता है समाज। हमारे फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है अरस्तु की स्टेटमेंट के साथ कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य के अंदर ये स्वाभाविक गुण होता है कि वो अंतर संबंध स्थापित कर लेता है। इस गुण के कारण व्यक्ति ने किसका गठन किया? समाज का गठन किया। अब समाज के अंदर इसके साथ उन्होंने व्यक्ति में एक गुण और बताया है कि वो अच्छे के लिए प्रयास करता रहता है। अब मिलजुल के रहने लगा, समाज का गठन हो गया, लेकिन समाज में थोड़ी सी अव्यवस्था होगी और सभी व्यक्तियों के स्वाभाविक जैसे नहीं होते, इसलिए उनके बीच टकराव भी हुआ, झगड़ा भी हुआ। अब समाज के अंदर व्यवस्था बनाए रखने के लिए, झगड़े के निपटारे के लिए, इसे और अच्छा बनाने के लिए एक संस्था और बनाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? राज्य, जिसको कहा जाता है राज्य। अब समाज में व्यक्ति के जीवन को दो भागों में बांटा है अरस्तु ने, एक पब्लिक लाइफ, एक प्राइवेट लाइफ। राज्य का संबंध व्यक्ति की प्राइवेट लाइफ से नहीं है, व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन से है। अगर अरस्तु के अनुसार हम राज्य को जानें तो व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो संस्था बनती है उसे क्या कहा जाता है? राज्य कहा जाता है। अब दूसरी संस्था है राष्ट्र। राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र को अगर हम समझें तो राष्ट्र एक भाव है जो हमें दिखाई नहीं देता। ये भी है लोगों का एक जनसमूह है। अगर हम इसका मीनिंग करें तो राष्ट्र क्या है? एक ऐसा जनसमूह है जिसमें जाति, धर्म, संस्कृति, मातृभूमि या इतिहास के आधार पर सिमिलरिटी होती है। किसी भी आधार पर सिमिलरिटी होती है, वो लोग अपने आप को एक समझते हैं और उस समूह से वो प्यार करते हैं। तो ऐसे जनसमूह क्या कहा जाता है? राष्ट्र कहा जाता है। राज्य को परिभाषित करें, आज के अर्थ में राज्य का हम अर्थ करें, डिफाइन करें इसे, तो राज्य ऐसा जनसमूह है जो एक निश्चित भूभाग के अंदर रहता है, जिसकी अपनी सरकार होती है, जिसके पास संप्रभुता होती है। ऐसे जनसमूह को, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, उसे हम क्या कहेंगे? राज्य। जो निश्चित भूभाग में बसता है। समाज के लिए निश्चित भूभाग जरूरी नहीं है, समाज के लिए सरकार जरूरी नहीं है, संप्रभुता जरूरी नहीं है, लेकिन राज्य के लिए जरूरी है। तो राज्य में एक कानूनी संस्था आती है जिसको हम क्या कहते हैं? राज्य। राष्ट्र क्या है? समाज के अंदर जो समूह होते हैं वो जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर या संस्कृति के आधार पर अपने आप को एक यूनिक मान लेते हैं, एक मान लेते हैं और वो उस समूह से प्यार करते हैं। एक एकता की भावना उनके अंदर आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। भारत का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जब भारत ब्रिटेन के अधीन था, जब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हम कर रहे थे, तो भारत में धर्म के आधार पर दो राष्ट्र मान लिए गए।
या दो राष्ट्रीयताएं मान ली गई, एक हिंदू राष्ट्र और दूसरा मुस्लिम राष्ट्र, जिसके आधार पर क्या होता है, भारत का विभाजन होता है। मुस्लिम लीग ने इसकी मांग की थी, जिन्होंने इसकी मांग की थी कि भारत में दो राष्ट्र हैं। इसलिए 20वीं सदी में इसको समझने से पहले एक बात और समझनी पड़ेगी कि 20वीं सदी में एक सिद्धांत आता है कि राष्ट्र को जिंदा रहने के लिए राज्य की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हम समझते हैं कि राष्ट्र के पास ना तो सरकार है, ये तो एक भावनात्मक संगठन है, ना इनके पास सरकार है, ना इनके पास निश्चित भूभाग हैं, और ना ही राष्ट्र के पास संप्रभुता है। अब राष्ट्र को जिंदा रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए राज्य की ज़रूरत होती है। तो इसी आधार पर लोगों का वो समूह किसकी मांग करने लगे हैं, राज्य की मांग। 20वीं सदी में सिद्धांत आता है वन नेशन वन स्टेट थ्योरी, कि एक राज्य के अंदर सिर्फ एक राष्ट्र ही जिंदा रह सकता है। इसके आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, सांप्रदायिक आधार पर या धर्म के आधार पर, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के आधार पर, एक मुस्लिम राष्ट्र एक हिंदू राष्ट्र। मुस्लिम राष्ट्र ने राज्य की मांग की तो क्या बन गया वो, अब पाकिस्तान एक अलग राज्य है। इसी प्रकार यहूदियों ने बसाए, यहूदियों में पहले राष्ट्रवाद की भावना आई थी और उसके बाद उन्होंने एक राज्य की मांग की थी, इज़राइल। तो इज़राइल राज्य जब हमारे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यहूदियों के लिए एक भूभाग दे दिया, निश्चित भूभाग दे दिया, दुनिया में जितने भी यहूदी थे मोस्टली जाकर इज़राइल में बस गए। आज कुर्द लोग हैं, कुर्दों ने अपने आप को एक राष्ट्र मान लिया है, चाहे वो ईरान में है, चाहे वो इराक में है, चाहे वो सीरिया में है। उन्होंने अपने आप को, हैं तो वो अलग अलग राज्य में, लेकिन अपने आप को एक राष्ट्र मान लिया है और यहूदियों की तरह वो राज्य की मांग कर रहे हैं कि हमें एक राज्य दिया जाए जहाँ पे हम अपना देश बनाना चाहते हैं और जिसका नाम होगा कुर्दिस्तान। तो राज्य और राष्ट्र में डिफरेंस है। तो राजनीतिक सिद्धांत को समझने से पहले ये थोड़ा सा बेसिक सा हमें नॉलेज लेना जरूरी था। अब समाज है, समाज का तो हमें पता ही है, एक जनसमूह है जिसके अपने रीति रिवाज है, नैतिक नियम हैं, जिनके आधार पर वो सुव्यवस्थित ढंग से रहता है। अब समाज में रहने वाले को कहते हैं व्यक्ति, राष्ट्र में रहने वाले को कहते हैं राष्ट्रिक, राष्ट्रिक, और राज्य से जो संबंधित है, राज्य का जो सदस्य है उसे कहते हैं नागरिक। राज्य के सदस्य को नागरिक कहते हैं, राष्ट्र के सदस्य को राष्ट्रिक कहते हैं, समाज के सदस्य को व्यक्ति कहते हैं। इन सब को समझना हमें बहुत ही ज़रूरी है। अब व्यक्ति और समाज के बीच जो संबंध होता है उसे सामाजिकता कहते हैं। राष्ट्र और राष्ट्र के बीच जो संबंध होता है उसे राष्ट्रीयता कहते हैं। राज्य और नागरिक के बीच जो कानूनी बंधन होता है उसे नागरिकता कहते हैं। इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आई थिंक ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। राजनीति को समझने के लिए इनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं राजनीति की, कि राजनीति है क्या वास्तव में। राजनीति को लेकर भी कई सारी गलत धारणाएं हैं। कई लोग मानते हैं कि जो मीडिया के द्वारा देश के बारे में कहा जाता है वो राजनीति है। कई राजनेताओं के बारे में जो बातें की जाती है वो राजनीति है। लोग जो आपस में डिस्कस करते हैं राजनेताओं को लेकर वो राजनीति है। खेलों में जो होती है वो राजनीति है। वास्तव में वो राजनीति नहीं है। आज हम राजनीति का सही अर्थ समझेंगे। पहले समाज आया, समाज को व्यवस्थित करने के लिए कानूनी संस्था आई जिसको हम क्या कहते हैं, राज्य। अब व्यक्ति और राज्य के बीच जो संबंध स्थापित हुए, या राज्य ने व्यक्तियों को, समाज के अंदर व्यक्तियों के सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए जो नीति अपनाई उसे कहते हैं राजनीति। राजनीति को अगर हम तोड़ के देखें तो दो शब्दों से बनती है, राज प्लस नीति। कि राज्य के द्वारा समाज में व्यक्तियों के सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए जो नीति बनाई जाती है वो क्या होती है, राजनीति। राजनीति जो वर्ड है मुख्यतः हमें यूनानियों ने दिया है। इसका शाब्दिक अर्थ भी फर्स्ट चैप्टर में हमें समझाना है बच्चों को कि राजनीति का शाब्दिक अर्थ बताइए। कई बार पेपर में पूछा गया है तो हम ऐसे उसे डिफाइन करेंगे कि राजनीति को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहा जाता है, जो यूनानी भाषा के शब्द पोलिस से बना है, जिसका अर्थ है नगर राज्य। अतः नगर राज्य के अंदर व्यक्तियों को व्यवस्थित बनाने के जो नीति अपनाई जाती थी वो क्या है, राजनीति। तो आई थिंक राजनीति समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं राजनीति के सिद्धांत की।
राजनीति और राजनीतिक विज्ञान में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, ये हम आगे करेंगे। राजनीतिक सिद्धांत क्या है कि राजनीति का जो अध्ययन है या व्यक्ति और राज्य के बीच जो संबंधों का अध्ययन है या व्यक्ति और राज्य के बीच संबंधों में जो तनाव आया है या जो कमियां आई है उनके समाधान के लिए जो सिद्धांत बनाए जाते हैं वो होते हैं राजनीतिक सिद्धांत। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है राजनीतिक सिद्धांत का शाब्दिक अर्थ बताइए, तो यहाँ पर भी हमें बच्चों को बताना पड़ेगा कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ जानने से पहले हमें सिद्धांत का अर्थ जानना जरूरी है। कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ जानने से पहले सिद्धांत का अर्थ जानना जरूरी है। तो यहाँ पर फिर हम बताएंगे, जो हमारी बुक्स में भी स्पष्ट रूप से दे रखा है, जो बच्चे समझ भी जाएंगे, कि सिद्धांत को ग्रीक भाषा में थ्योरी कहते हैं, अंग्रेजी में थ्योरी कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के शब्द थ्योरिया से बना है। थ्योरिया का अर्थ है एक ऐसी मानसिक दृष्टि जो किसी भी वस्तु के गुण व उसके अस्तित्व को प्रकट करती है। ऐसी मानसिक दृष्टि को क्या कहा जाता है? थ्योरिया। थ्योरिया से बना है थ्योरी। थ्योरी को हिंदी में कहते हैं सिद्धांत। तो किसी दार्शनिक की वो मानसिक दृष्टि जो राजनीतिक समस्याओं का समाधान करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? राजनीतिक सिद्धांत। या यूँ कहें कि राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए और राजनीतिक के अध्ययन के लिए जो सिद्धांत बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं? राजनीतिक सिद्धांत। अब राजनीतिक सिद्धांत के दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। एक राजनीतिक विज्ञान, यहाँ पे आता है राजनीतिक विज्ञान, और दूसरा है राजनीतिक दर्शन। ऊपर है हमारा राजनीति। राजनीति के समाधान के लिए बने राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत के दो भाग हैं, राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन। राजनीतिक विज्ञान और राजनीति में थोड़ा सा डिफरेंस है। राजनीतिक विज्ञान ऐसा विज्ञान है जो ज्ञान क्रमबद्ध होता है और तथ्यों पर आधारित होता है, उस ज्ञान को कहते हैं हम राजनीतिक विज्ञान। ये ज़्यादा पुरानी धारणा नहीं है, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद राजनीति को विज्ञान माना गया है, जब राजनीति का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा और राजनीति में व्यवहारवाद आता है, प्रत्यक्षवाद आता है। तो जैसे साइंस में स्टडी किया जाता है, ऐसे वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा हम राजनीति को स्टडी करने लगे, तथ्यों के आधार पर सिद्धांत बनाने लगे, तथ्यों के आधार पर हम निष्कर्ष निकालने लगे। तो राजनीति को भी क्या कहा जाने लगा? राजनीतिक विज्ञान। लेकिन इससे पहले राजनीति में बहुत सारे सिद्धांत बन चुके थे। वो किसके आधार पर? राजनीतिक दर्शन के आधार पर। अब राजनीतिक दर्शन क्या होता है? जिसमें कोई ज़रूरी नहीं कि तथ्यों के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जाएं। तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालने का क्या मतलब? विज्ञान की क्या विशेषता होती है? वो है जैसे पानी का सूत्र है H2O, 2 अणु हाइड्रोजन और 1 अणु ऑक्सीजन का एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जहाँ कहीं भी बनाएंगे तो पानी बनेगा। किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी क्षेत्र में इन्हें मिलाएंगे प्रॉपर तरीके से रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा तो पानी ही बनेगा। ऐसे ही सिद्धांत हमारी पॉलिटिकल साइंस में आए, जब हमारी पॉलिटिकल साइंस में प्रत्यक्षवाद आया, काम्टे का प्रत्यक्षवाद और ईस्टर्न और डेहल का व्यवहारवाद। तो राजनीति में भी कई सारे ऐसे सिद्धांत आए जो तथ्यों पर आधारित थे, जिन्हें कहीं भी प्रमाणित किया जाता था, और जो सिद्धांत सर्वमान्य थे, जिनके आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती थी। तो प्राकृतिक विज्ञान जैसे सिद्धांत भी हमारी राजनीति में आए, तो उस भाग को हम कहते हैं राजनीतिक विज्ञान। इससे पहले जो हमारा चिंतन हुआ था, जो राजनीति में सिद्धांत बने थे, वो पार्ट हमारा राजनीतिक सिद्धांत का राजनीतिक दर्शन, जो तर्क पे आधारित होता है, जो चिंतन पे आधारित होता है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सब उस पर एक मत हो, क्योंकि तथ्यों पे आधारित नहीं है। हर व्यक्ति के अपने अपने, हर दार्शनिक के, हर वैज्ञानिक के अपने अलग अलग तर्क हो सकते हैं। तो तर्क पे, चिंतन पे जो आधारित सिद्धांत हैं, उसको हम कहते हैं राजनीतिक दर्शन। आई थिंक यहाँ तक समझ आ गए होगा। आगे हम करते हैं अब राजनीतिक सिद्धांत के 3 कार्य हैं, 3 फंक्शन हैं। वो कौन कौन से हैं? राजनीतिक सिद्धांत के 3 कार्य कि राजनीतिक सिद्धांत 3 काम करता है। पहला है वर्णन, डिस्क्रिप्शन। दूसरा है समालोचना, क्रिटिसिज्म। और तीसरा है पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन।
राजनीतिक सिद्धांत के 3 कृत्य हैं, 3 फंक्शंस हैं। पहला है वर्णन, डिस्क्रिप्शन, दूसरा है समालोचना, क्रिटिसिज्म, और थर्ड है पुनर्निर्माण। अभी हमने बात की राजनीतिक विज्ञान की, इसके 2 पार्ट हैं, राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन। अब कोई भी समस्या आई राजनीति के अंदर जिसका समाधान करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समस्या क्यों आई है, क्या कारण है, वास्तव में समस्या क्या है, उसके क्या कारण है, ये सारा वर्णन किया जाता है। इससे कंसर्न सारे फैक्ट इकट्ठे किए जाते हैं, तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं, जो किसके अंतर्गत आता है, वर्णन के अंतर्गत, जो किसका हिस्सा है, राजनीतिक विज्ञान का हिस्सा है। दूसरा समालोचना। समालोचना पार्ट है हमारा राजनीतिक दर्शन का, चिंतन का, तर्क का। यहाँ पर हम चिंतन कर सकते हैं। समालोचना मीन्स विज्ञान में समालोचना के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। अभी हमने पानी का एग्जाम्पल लिया था, H2O का एग्जाम्पल लिया था कि 2 अणु हाइड्रोजन, 1 अणु ऑक्सीजन एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जहाँ कहीं मिलाए जाएंगे पानी मिलेगा, तो इसकी आलोचना हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये जो हमारा ज्ञान है तथ्यों पर आधारित है, जिसे प्रमाणित किया जा सकता है। तो वर्णन क्या है, वास्तव में समस्या क्या है, उसके कारण क्या है, ये किसका हिस्सा है, राजनीतिक विज्ञान का हिस्सा है। दूसरा, फिर वो जो राजनीति के अंदर बीमारी आई है या भ्रष्टाचार आया है, राजनीतिक व्यवस्था में कमजोरी आई है, अब राज्य जो हमारा शासक है वो जनता शोषण करने लगा है, जिसको हमने स्थापित किया था जनता की सेवा के लिए, वो अब वो क्या हो गया है, स्वामी हो गया है, वो एक समस्या हो गई है, उल्टा हो गया वो, तो अब उसका समाधान करना है। तो पहले वर्णन किया जाएगा, फिर उसकी आलोचना की जाएगी कि ये शासक तानाशाही, ये ठीक नहीं है, दूसरा शासक लोकतांत्रिक है, वो शासन व्यवस्था हमें स्थापित करनी है, तो उसकी आलोचना की जाती है। यहाँ पर तर्क की बात आती है। तो ये पार्ट किसका आ गया, राजनीतिक दर्शन का। नेक्स्ट है हमारा पुनर्निर्माण। राजनीतिक व्यवस्था में जो समस्या आई है, अब अधिनायक को हटाना है, तानाशाही को खत्म करना, लोकतंत्र की स्थापना करनी है। तो हमारे समाज के अंदर, राजनीति के अंदर हमें एक नई व्यवस्था स्थापित करनी है, जिसको हम क्या कहते हैं, किसका भाग होता है, पुनर्निर्माण का भाग होता है। तो ये किसका पार्ट है, राजनीतिक दर्शन का पार्ट है। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आगे मैं प्रयास जारी रखूं। अभी बहुत समझना है इसमें। तो आज के लिए थैंक यू।